मैं करूँ सर? Right. नमस्कार सर। नमस्कार। बैठ। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए और ध्यान रखिएगा कि साक्षात्कार ज्ञाप में जी निर्देश दिए गए हैं इससे संबंधित। जी जी बताइए सर, मैं ट्रेनिंग से लॉयर हूँ। ग्रेजुएशन मेरा नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से हुआ है और 2020 में ग्रेजुएशन के बाद मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम लिखा और उसके बाद फिर यूपीपीसीएस 2024 का इंटरव्यू में मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। ठीक है, तो आप तो नेशनल लॉ स्कूल बंगलौर से BLLB कर जी। चुके हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको आजमाना चाहिए था ना, वहाँ तो एक्सेल करने के लिए बहुत सारा स्कोप है, क्यों आपने शिफ्ट किया इधर? सर, आपका ये पॉइंट वैलिड है, वो नेचुरल चॉइस होता मेरे लिए, बट मैंने जो इंटर्नशिप्स की थी कॉलेज के टाइम में लॉ फर्म्स में और एडवोकेट चेम्बर्स में भी, तो ओवरऑल मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट उधर लॉन्ग टर्म में 30-40 इयर्स कुछ करना है, तो वहाँ उधर मैच नहीं हो रहा था। उसके साथ साथ मैंने कॉलेज में मुझे थोड़ा ग्राउंड लेवल पे स्टूडेंट्स के साथ कुछ काम करने का मौका मिला, मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में भी, तो मुझे लगा कि इंटरेस्ट थोड़ा ग्राउंड पे रह के कुछ काम किया जाए तो बेहतर रहेगा। चलिए, तो डिप्टी कलेक्टर की कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर है? डिप्टी कलेक्टर ही बनना चाहते हैं जी। फर्स्ट प्रेफरेंस आपका डिप्टी एसपी तो नहीं? नहीं, डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर, तो कौन सी क्वालिटीज डिप्टी कलेक्टर में होती हैं और आपके अंदर भी हैं? सब पहला तो डिसाइसिवनेस होना चाहिए फर्स्ट। ठीक है। सेकंड, टीम वर्क में काम करने की क्षमता होनी चाहिए, डिपार्टमेंट में काम करना है हमको। और थर्ड, सेंसिटिविटी होनी चाहिए टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, जो पिछड़ा वर्ग है उसके साथ हम काम कर सकें उसके कुछ भलाई के लिए। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो मुझे लगता है कि मुझ में भी है। सारी क्वालिटीज आप में हैं। जी। ठीक है, कुछ अपनी स्ट्रेंथ बता दीजिए, 1-2। सर, स्ट्रेंथ पहला कि मैंने अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ काम किया, तो एक टीम वर्क की भावना मुझ में रही है और उनको लीड करने की भावना रही है। मैं जैसे यूनिवर्सिटी में मेंस हॉल्स ऑफ रेजिडेंस का कन्वीनर था, तो मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चों को जैसे मेंटल हेल्थ की फैसिलिटीज़ तो अच्छे कॉलेजेस में होती हैं, लेकिन किसी कारण से बच्चे खुद अप्रोच नहीं करते हैं, तो ये गैप रह जाता है। तो उसको ब्रिज करने के लिए मैंने निमहंस इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, तो वहाँ पे सेंटर ऑफ मेंटल हेल्थ के कोऑर्डिनेटर सर थे, उनके साथ वर्कशॉप्स करवाई थी और एक गेट कीपर प्रोटोकॉल होता है, उसको इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करवाने में थोड़ा बहुत रोल था मेरा। जी, तो ये मुझे लगता है कि ऑन ग्राउंड फील्ड में भी थोड़ा काम देगा जब मुझे जनता के साथ डील करना होगा या अपने आसपास अपने डिपार्टमेंट में लोगों के साथ डील करना होगा। वीकनेसेस कुछ? सर, एक वीकनेस जो मैंने ओवर द टाइम रियलाइज़ की वो है कि मुझे गुस्सा थोड़ा आ जाता है और उस पर मैं काम कर रहा हूँ कि जैसे कोई कारण है, ट्रिगर होते जैसे हैं। आपने अपनी वीकनेस बताई ना, गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे जो स्ट्रेंथ जी बताने में आपने इतना लंबा चौड़ा कई सेंटेंस का प्रयोग किया, तो हम तो ब्रीफ ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए कौन सी स्ट्रेंथ आपकी है। यहाँ समझ में गुस्सा आता है, ये आपकी वीकनेस है। स्ट्रेंथ के लिए कोई एक वर्ड आप दे दिए होते तो आराम से समझ पाते। चलिए, उसी को जी जी कौन सी हेडिंग देंगे जो आपने अपनी स्ट्रेंथ के लिए बताया है? एक शब्द में अगर कहना हो तो क्या स्ट्रेंथ है आपकी? सर, सेंसिटिविटी और टीम वर्क की भावना। ठीक है सर। जिस इंस्टीट्यूट से आपने लॉ किया हो तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा आपने? जी।
उसमें लॉ को कैसे डिफाइन किया है? एक प्रैग्मेटिक स्कूल में लॉ की क्या परिभाषा होगी? सर, लॉ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सोसाइटल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट को बैलेंस करने का प्रयास करता है। तो ये बैलेंस एक प्रैग्मेटिक लेवल पे कहीं ना कहीं फाइंड इस स्कूल के किसी बड़े जूरिस्ट का नाम? सर सॉरी सर, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा। रॉस्को पाउंड जी को किस स्कूल में रखते हैं आप? सर, वो सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं। स्पेसिफिकली क्या स्कूल का नाम है वो मैं भूल रहा हूँ अभी। नहीं, आपकी क्या राय है कि डज ही बिलोंग टू प्रैग्मेटिक स्कूल और नॉट? सर, प्रैग्मेटिक स्कूल के हैं। जी जी। कहाँ पर काम किया था उन्होंने, रॉस्को पाउंड ने? सर किस इंस्टीट्यूट में थे? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो बहुत फेमस है, जी जी। हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ। एक किताब का नाम मैं ले रहा हूँ, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये किसकी लिखी हुई है? सॉरी सर, मैं अभी मुझे याद नहीं है। अच्छा, ये एक और स्कूल है पॉजिटिविस्ट। जी पॉजिटिविस्ट स्कूल में एक दो फिलोसफर्स का नाम बताइए, थिंकर्स का। सर, सबसे पॉपुलर तो HLA हार्ट हुए हैं जी। अभी उनका ही नाम याद आ रहा है, काफी पॉपुलर। केल्सन किस ग्रुप में है? सर, हांस केल्सन। मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ एक एनालिटिक स्कूल इसी से वो कर दिया जाता है, स्प्लिट करके। जी जी जी। ऐसा कुछ है? हाँ सर, होता है, लेकिन मैं एग्जैक्ट अभी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। हाँ, अच्छा, पॉपुलरली this jurisprudence is called philosophy of law. लेकिन कुछ जब अध्ययन हमने उसका किया तो I felt that rather than calling it philosophy of law, it should be called science of law. आप बताइए दोनों स्टेटमेंट में कौन ज्यादा सही है, whether it is philosophy of law or it is science of law? सर, इन माय पर्सनल ओपिनियन आई वुड से कि फिलॉसफी ऑफ लॉ ज़्यादा क्लोज है जूरिस्प्रूडेंस के लिए, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में वी ट्राई टू एनालाइज कि व्हाट पर्पस बिहाइंड लॉ इज, हम लॉ क्यों लाते हैं, क्या पर्पस है उसका। तो वो कहीं ना कहीं जी। तो वोकेबलरीज है, एक लॉयर एक एडवोकेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? मैम, लॉयर इज अ टर्म दैट वी यूज फॉर एनीवन हु इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ लॉ कॉलेज एंड ही हैज टू क्लियर ऑल इंडिया बार एग्जाम टू बी एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। वो तब एडवोकेट होता है। ओके। Can a person who doesn't hold any law degree fight his or her own case in the court? Yes, ma'am. Petitioner in person is a concept that is there. Okay. The final question from my side. Very often it is said rules and regulations are those that are actually explained by the lawyers. The way lawyers explain something is considered as correct one. Do you agree with this? Ma'am, I would say rules and regulations are something that first the authority that lays it out defines it, and second, in case there is any dispute, then the final word is of the judge who presides over that dispute. नहीं, but question ये है Yes. कि whenever we see any laws or rules, the language that they use while formulating any law or rule, such a complex language.
it's really difficult for common person to understand that, to understand its meaning, to understand its significance. Yes, ma'am. So is it to monetize this particular profession, to make it more, to give more space to money-minded people, or I mean, what is the reason? They could have used simple language rather than using a typical law vocabulary जो लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा, 3 बार 4 बार पढ़ रहे हैं. They could have used a simple language Ma'am, जो सबकी समझ में आ जाए. yes, ma'am. Your concern is very valid, ma'am. That's a primary concern that has been raised quite often. Ma'am, I would say that primarily the reason behind complex drafting of a law, of a provision, is that the lawmakers try to ensure that there are no two ways of interpretation of any word. So that is the primary reason. Is it so? Ma'am, that is... But as far as I know, any law, whether it has been formulated 50 years ago or being formulated right now, it must be open for any kind of modification, changes, deletion, addition. But if you say that there should be a fixed meaning of words, how is it possible then? That means you are saying that only one interpretation of a particular law is possible. Ma'am, while drafting a law, that is the primary concern of any lawmaker. However, what you say is also correct. And I would like you to give an example of Data Protection Act of 2023. Mm-hmm. That was the first act where this concern was tried to be addressed. It was explicitly stated that we are trying to... Okay. Yes, Sure. ma'am. Even interpretation, there are different theories of interpretation. Exactly. Multiple interpretations. So what multiple can we theories do? to explain. न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? Yes, sir. कौन सा? सर इंग्लिश में इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदी में दैनिक जागरण. संपादक बता दीजिए दोनों के, इंडियन एक्सप्रेस के भी और दैनिक जागरण के भी. सर इंडियन एक्सप्रेस में जैसे एग्रीकल्चर पे अशोक गुलाटी आर्टिकल्स लिखते हैं. नहीं, जी. संपादक एक जो मुख्य संपादक का नाम है, एडिटर तो कोई एक ही होगा. सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है. दैनिक जागरण के सर मेरे दिमाग में हल्का याद आ रहा है, लेकिन आई वुड नॉट टेक अ गेस. आज का अखबार आपने पढ़ा? यस सर. कौन सी खबर है मुख्य पृष्ठ पर? सर मेन एक तो एआई समिट के बारे में है, ठीक है, और उसके अलावा आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में अभी बांग्लादेश में तारिक रहमान जी ने ओथ ली है, तो उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि रूल ऑफ लॉ. और थर्ड है एक रेप का इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट अटेम्प्ट टू रेप के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न किया है. तो ये 3 अभी याद आ रहे हैं. चलिए तो एआई समिट पर बात कर लेते हैं. जी थीम क्या है इस समिट की? सर थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय. और अगर हम कहें कि थीम है पीपल प्लेनेट प्रोग्रेस? यस सर, वो थीम है जो आपने बताया, और ये मोटो है समिट का. मैं दोनों थीम ही है. अच्छा. आप भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं. थैंक यू दोनों सर थीम फॉर है, करेक्ट. 2 थीम है. जी. अब आप बता दीजिए मोटो क्या है. मोटो कुछ अलग है. सर मुझे याद नहीं आ रहा है. ठीक है, सबको एआई इस्तेमाल करने का एक मौका, जी. ये मोटो की बात है. 2047 तक टॉप एआई 3 देशों में शामिल होगा भारत, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है. 2047 तक तो कौन ये टॉप 3 होंगे? भारत शामिल होगा तो 2 और होंगे ना कोई. जी जी सर, आज के डेट में अगर प्रोजेक्शंस देखें तो यूएस एंड चाइना
रेस में आगे लग नहीं, कुछ आपने पढ़ा है कि आप गेस कर रहे हैं एग्जैक्ट ये जो मोदी जी ने कहा है, तो और दो किसको लेकर के चल रहे हैं? सॉरी सर, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। ठीक है, एक और बात मोदी जी ने कही है, ये फ्रांस के जो राष्ट्रपति जी मैक्रों आए उनको लेकर के, भारत यूरोप संबंधों का स्वर्णिम युग शुरू होने जा रहा है। भारत और यूरोप के संबंधों का स्वर्णिम युग शुरू होने जा रहा है। तो किस कंटेक्स्ट में इन्होंने कहा होगा ये बात, या कही है? आपको एग्जैक्ट पता है तो बताइए। सर, मैं गैस लेना चाहूंगा। हम्म। सर, इंडिया और ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली साइन हुआ है, तो उससे ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में काफी बढ़ोतरी। ठीक है, एफटीए एग्रीमेंट ये है, क्या क्या है इसमें? सर, इसमें है कि 99% ऑफ इंडियन गुड्स जो यूरोपियन यूनियन जाएंगे वो टैरिफ फ्री हो जाएंगे, और यूरोपियन यूनियन से आने वाले 97.5% गुड्स टैरिफ फ्री होंगे फर्स्ट। ठीक है। और उसके अलावा इंडिया के प्राइमरी कंसर्न्स जो रहे हैं, डेयरी, एग्रीकल्चर, वो सिक्योर्ड है। थर्ड, जो यूरोपियन यूनियन का CBAM था, कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म, जो बाहर से आने वाले गुड्स पे लगने वाला था, उसमें इंडिया को एग्जम्पशन दिया गया है। ठीक है। यादव जी की लव स्टोरी के नाम से एक फिल्म, ये भी आज अखबारों में चर्चा में है, नजर पड़ी आपको? सॉरी सर, देखा नहीं है। तो किस सिलसिले में ये है, कुछ आइडिया है? नहीं सर। नहीं। फ्रांस के साथ जो समझौते हुए हैं कल परसों, 21 समझौते हुए, जी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता कौन सा है? सर, स्किल्ड लेबर के को लेके, स्पेशली स्टूडेंट्स का के लिए फ्रांस 3 टाइम्स अपनी लिमिट इंक्रीज करने वाला है, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज। मैक्रो के अलावा एक नाम और चर्चा में है, लूला दा सिल्वा। जी सर। कौन है ये? सर, ये ब्राजील के प्रेसिडेंट। ब्राजील के प्रेसिडेंट। जी। इनसे भी कोई समझौता हुआ? वो भी लाइमलाइट में है। सर, ये मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन ये आए हुए हैं एज अ गेस्ट इंडिया AI समिट में। नेता प्रतिपक्ष को नाम जानते ही होंगे जी, आप? जी। अर्बन नक्सल किसी नेता ने बोला है। ये क्या होता है अर्बन नक्सल, क्या है इसका? सर, मीडिया में अर्बन नक्सल, जो जितना मुझे समझ में आया, हाँ हाँ, कि इंटेलेक्चुअल सपोर्ट अगर नक्सलिज्म को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको ये टर्म दे दिया जा रहा है। चलिए, अभी उसकी बात कर रहे थे आप, रेप के केस पर कोई डिसीजन, क्या है डिसीजन जो हाई कोर्ट का? सर, ऑनरेबल हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का डिसीजन था कि अगर किसी लड़की के ब्रेस्ट्स को छुआ और उसके साथ आपने कुछ एक्ट या प्रिपरेशन स्टार्ट किया, रेप इंटेंशन आपका रेप करने का है, तो उसको हाई कोर्ट ने प्रिपरेशन फेज माना था, एंड एज सच प्रिपरेशन फेज वो ऑफेंस नहीं होता है। इसको नहीं, ऑफेंस नहीं होता या रेप नहीं होता है? सर, सॉरी मैम, ऑफेंस तो ऑफेंस होगा, वो फिर रेप, अटेम्प्ट टू रेप में नहीं काउंट होगा। यस यस, और क्योंकि रेप में 2 ही स्टेजेस काउंट होती हैं ऑफेंस। इसको कहा यह गया था कि ये दुष्कर्म की कोशिश मानी जाएगी, दुष्कर्म की कोशिश नहीं, सिर्फ तैयारी मानी जाएगी। जी जी जी, प्रिपरेशन माना जाएगा रेप हाँ, का। अब क्या हो गया उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अटेम्प्ट टू रेप काउंट होगा। 376 की कोशिश का अपराध माना जाएगा। जी, ओके। अब ये कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, पलट दिया उस डिसीजन को। चलिए, पॉक्सो एक्ट क्या है? सर, एग्जैक्ट फुल फॉर्म में एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रही है, बट पॉक्सो एक्ट के बारे में बता दिए, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे। जी,
सर ये एक्ट है जो क्रिमिनलाइज करता है Protection of Children फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस Against Sexual Offences जी। Act. तो सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट अंडर 18 जो माइनर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट है। इसमें एग्रेवेटेड ऑफेंसेस दे रखी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म की कोशिश का अपराध माना है, तो किस एक्ट के तहत माना है या किस सेक्शन के तहत, आईपीसी के किस सेक्शन के तहत माना है इसको? सर ये 376 सेक्शन ऑफ आईपीसी में माना हुआ। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। जी जा थैंक यू सकते हैं। सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर मुझे तो अच्छा लगा। है? मुझे अच्छा लगा। जूरिस्प्रूडेंस पे पढ़ा नहीं था मैंने बिल्कुल भी। फिर भी ठीक है। जी कॉलेज से जितना याद था। कितना अंक देंगे अपने आप को आप परफॉर्मेंस के आधार पर? सर 8.5 8.5 आउट ऑफ 85 आउट जी। आउट ऑफ 100। देखिए इतना तो मिलता नहीं इस कमीशन में। जी मिनिमम ये 40 देता है, मैक्सिमम ये 75 जी। देता है। देखिए ओवरऑल अच्छा है इंटरव्यू, हम सब लोगों की यही राय है कि अच्छा रहा आपका इंटरव्यू, जी लेकिन सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है ना। सही बात। एक तो जो आंसर आपने शुरू में दिया परिचय बताने में या फिर अपनी स्ट्रेंथ बताने में, वो आपका बहुत लंबा उत्तर था। टू द पॉइंट ब्रीफ करें आप। जी बोर्ड इतना सुनना नहीं चाहता, उसको सवालों की संख्या थोड़ी ज्यादा पूछे, ये आपकी जिम्मेदारी है। जी ज्यादा से ज्यादा सवाल बने। और एक ये जो फर्स्ट इंप्रेशन वाला मामला है, अभिवादन जो आप करते हैं तो जैसे पूरे बोर्ड को एक बार में किया जा सकता है, वही करना चाहिए। जी जी। सबको अलग अलग करने की जरूरत नहीं। अभी 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग रहते हैं, तो सबको आप अलग अलग बोलेंगे। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम। तो ये थोड़ा सा ये कुछ ज्यादा लगता है जी रोबोटिक। सर एक तो बार में पूरे बोर्ड कीजिए। अच्छा। अगर मैडम उपस्थित है तो उनको आप अलग से कर लीजिए। जी जी। तो सर मैं आऊं एंड आपको नमस्कार करूं और पूरे बोर्ड को करेंगे आप, जी, तो मुखातिब रहेंगे। जी। जो बोर्ड का तो नजर चेयरपर्सन होगा थोड़ा वहीं जब आप चलेंगे तो आप पूछेंगे ही मुखातिब होकर के ना, जो बोर्ड का चेयरपर्सन जी, होगा जी। उससे। फिर जैसे आप 2-3 कदम चल करके आइए, थम करके रुक करके आप अभिवादन कर लीजिए। चेयर के पास पहुंच के करिए, जरूरी नहीं, वही जी। रास्ते में कर लीजिए। और फिर चेयर के पास जब आइए, एक बार में करिए बोर्ड को, और जब चेयर के आसपास पहुंचे तो फिर वेट करिए। जी अगर कहा जाए बैठने को तो बैठिए, उसी क्रम में कह दे तो तुरंत बैठ जाइए थैंक यू बोल करके। जी। बाकी ठीक है, सिटिंग स्टाइल वगैरह आपका ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, स्पीच मैनरिज्म आपका ठीक है, अप्रोच पॉजिटिव है, मेंटली आप अलर्ट भी दिखते हैं। जी ये जो ऑर्नामेंट है पर्सनालिटी के, तो वो सब उस पर आप ठीक फिट बैठते हैं। एक जरूर रहा कि थोड़ा सा आपके लॉ पर ही, आपके सब्जेक्ट पर चल गया इंटरव्यू। जी जी। जरूरी नहीं कि वहां भी ऐसे चले, हम्म। हालांकि चलेगा उस पर, बट ये जो आपके करंट इशूज हैं, चर्चित मुद्दे, इस पर समझ और ठीक से बनाइए। हालांकि आपने पढ़ा है न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है, जी तो अच्छा करेंगे। चलते समय भी ऐसे जाइए कि जीत का भाव फेस पर दिखे। तो जिस कॉन्फिडेंस साथ आइए उसी कॉन्फिडेंस साथ जाइए, और एक बार थैंक यू बोल करके बोर्ड को उठ जाइए जब कहा जाए जाने के लिए। फिर अभिवादन नहीं करना है चलते समय, बस। जी। इन सलाहों पर काम करें तो आपको 70-75 ये मिलेगा जी सर। मैक्सिमम मार्क्स। बाकी तो सारा दारोमदार उस दिन का भी 1500 में आपने क्या किया है, जी जी। है ना? ठीक है, शुभकामना। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।